अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले और आज़ादी के बाद अपने मुतअद्दिद पैगामात, इंटरव्यूज़ और खुतबात में ये वाज़े कर दिया था कि जिस पाकिस्तान की बुनियाद उन्होंने रखी है वो पाकिस्तान कैसा होगा। 28 मार्च 1948 को रेडियो पाकिस्तान ढाका की नशियात में कायदे आज़म ने कहा था कि गैर मुल्की तसल्लुत के खात्मे के बाद अब अवाम अपनी किस्मत के मालिक हैं। उन्हें यह मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो आईनी ज़राए के ज़रिए अपनी मर्जी की कोई भी हुकूमत कायम कर सकते हैं। हुकूमत और उसकी पॉलिसी को मुंतखब नुमाइंदों के वोटों के ज़रिए ही तब्दील किया जा सकता है। कायदे आज़म ने यह भी कहा था कि जमहूरियत मुसलमानों के खून में रची बसी है। मगर आज जब पाकिस्तान को बने 79 साल हो चुके हैं, मुल्क के हर शहर में आज़ादी का जश्न मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। हम आज भी पाकिस्तान के सियासी और इंतज़ामी निज़ाम को लेकर कशमकश का शिकार हैं। हम आज तक ये तय नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में किस किस्म की जमहूरियत होगी। हम इस मुल्क में कभी जमहूरियत तो कभी आमरियत, कभी सदारती निज़ाम तो कभी पार्लिमानी निज़ाम, कभी हाइब्रिड निज़ाम तो कभी कंट्रोल्ड जमहूरियत का तजुर्बा करते हैं। मगर ये बहस एक तरफ, यकीनी तौर पर एक आज़ाद मुल्क में रहना ही किसी नेमत से कम नहीं है। आज़ादी के इसी दिन के मौके पर कल रात सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में यादगार फतह का इफ्तिताह किया। ये यादगार पिछले साल भारत से जंग में कामयाबी के बाद कायम की गई है, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर अहम फौजी, सियासी और सिफारती शख्सियात मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इख्तलाफ राय बुनियादी हक है, लेकिन अगर इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए तो कौमी ताकत कमज़ोरी में बदल जाती है। आज हमें एक और अहद भी करना है। जंग के दिनों में पाकिस्तान ने साबित किया कि जब कौम मुत्तहिद हो तो कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। अब हमें अमन और तरक्की के दिनों में भी यही इत्तेहाद बरकरार रखना है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में इख्तिलाफात भुलाकर नफरतों को दफन करें और मोहब्बतों को जिंदा करें। पाकिस्तान सबका है। इख्तिलाफ राय बुनियादी हक है, लेकिन इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए तो कौमी ताकत कमज़ोरी में बदल जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दे रहे थे, जबकि मुल्क में इस वक्त न सिर्फ कई महाजों पर सियासी इख्तलाफात शदीद होते नजर आ रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी इख्तलाफ मौजूद है कि सियासी तनाज़ात और इख्तलाफात से निमटने का हल क्या है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक्टूबर 1943 में ईद के पैगाम में इसका हल बताते हुए कहा था कि सियासी मसाइल ताकत के जरिए हल नहीं किए जा सकते। जिन्ना ने कहा था कि संगीन सियासी मसाइल को चाकू के जोर या गुंडागर्दी के जरिए हल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उनके दरमियान इख्तलाफात को सियासी रहनुमाओं पर हमला करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह तशद्दुद की धमकियों के जरिए सियासी नज़रियात या ख्यालात को कभी तब्दील नहीं किया जा सकता। मगर कायदे आज़म के लफ्ज़ों के बावजूद 8 दिहाइयों बाद भी सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी है और सियासी कशीदगी एक मरतबा फिर सड़कों का रुख करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तैयारी और अवाम को मोबिलाइज करने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, जहाँ कल मास मोबिलाइजेशन के पहले रोज़ ही उस वक्त कशीदगी के मनाज़िर सामने आए जब इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के काफ़िले पर हमले की खबर सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला के काफ़िले में शामिल गाड़ी पर वफाकी हुकूमत के हुक्म पर हमला किया गया, मगर अभी तक वफाकी हुकूमत का इस बारे में मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जबकि अब हुकूमत की जानिब से इस लॉन्ग मार्च की कॉल को लेकर मिक्स्ड सिग्नल्स भी सामने आ रहे हैं। अहम बात यह कि सोहेल आफरीदी से जब हमने गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा था, इस उम्मीद का इज़हार किया था कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले उनसे राब्ता करेगी। दूसरी तरफ हुकूमत जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाने का चैलेंज दे रही थी और वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा, मगर अब उसी हुकूमत के दो अहम वज़रा एहसन इकबाल और बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुफाहमती पैगाम दिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो सोहेल आफरीदी से कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बैठे, जबकि वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने पीर को कौमी असम्बली के इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर की कॉल वापस लिए जाने का इम्कान जाहिर किया है। और इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम पेशरफ्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात और इलाज की सहूलियात से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच कायम कर दिया है, जो 18 अगस्त को इन मुकदमात की समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद,
जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान 79 साल में पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर भी तज्जिया हासिल करेंगे मोहम्मद मालिक का, लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है पहले उस पर बात करते हैं, जिसके लिए शफी जान ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और केपी में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ तो जो आपने कॉल दी है 27 सितंबर की, उस हवाले से हुकूमती रहनुमा बातचीत की ऑफर भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करें, लेकिन कल जब आपने मोबिलाइजेशन शुरू की तो आप लोगों का ये इल्जाम है कि हुकूमत की जानिब से आपके काफिले पे यानी कि सोहेल आफरीदी साहब के काफिले में जो गाड़ी थी उस पर हमला करवाया गया। ये क्या मामला है? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है तो कल सीएम आफरीदी साहब और जिन जिन के नाम थे लिस्ट में वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। देखिए, सीएम आफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो एक्सेस मांग रहे थे इमरान खान साहब तक, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से मुतजाद खबरें आ रही थी। मंगल के रोज भी मुलाकात नहीं करवाई गई, फिर जुमेरात का कहा गया, जुमेरात के दिन भी मुलाकात नहीं करवाई गई, और फिर जुमेरात की रात को सीएम आफरीदी साहब ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे। और आपने कल देखा होगा कि मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के हर चौक पे लोग निकले हुए थे, लोगों के पास तहरीक इंसाफ के परचम थे और लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। मैं, सीएम साहब, शाहिद खटक साहब, शफकत अयाज साहब और कुछ हमारी दीगर रहनुमा जो थे वो इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद में हमने ये फैसला किया कि यहाँ भी एहतजाज रिकॉर्ड होगा, जिस तरह पूरे मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा था। जब हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकले तो 6 जगहों पे हमारे रास्ते बंद किए गए। जहाँ पे आपका ऑफिस है शहजाद साहब, हम इसी रोड से गए हैं, ये रोड जहाँ पे एंड होता है इसको बंद किया गया। फिर यहाँ से हम जो है दोबारा मेन ब्लू एरिया का जो रोड है उस पे आए। हम पिंडी की तरफ भी जाना चाहते थे तो हमें पिंडी की तरफ नहीं जाने दिया गया और हम वहां से यहाँ तक आना चाहते थे। शफी साहब, इसमें कल बहुत सारे लोग पिंडी नहीं जा सके, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे बंद किया हुआ था, वो आपकी वजह से नहीं किया था। मायका हक मॉन्यूमेंट जो है वहां पे बाकायदा जश्न आज़ादी की तकरीब थी जिसमें फील्ड मार्शल थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे और उसमें नहीं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है तो नहीं, कल आपको रोकने के लिए तो नहीं किया गया। सुन ले, अब सुन ले ना शहजाद साहब, अगर हमें रोकने के लिए नहीं किया गया था तो फिर 7 जगहों पे ब्लॉक्स लगा के क्यों रोड बंद किया गया? क्या कल कोई पाबंदी थी कि इस्लामाबाद में कोई एंटर नहीं होगा? क्या कल कोई पाबंदी थी कि कैपिटल में किसी ने नहीं आना? क्योंकि पिंडी एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं मैं, इस्लामाबाद वो तो उस वजह से बंद था ना। 7th एवेन्यू भी इन्होंने बंद किया, इन्होंने पेशावर मोड़ वाला रास्ता भी बंद किया। जैसे जैसे हम मूव करते थे ये वहां पे ब्लॉक लगा देते थे। फिर हमने जब वापस मुड़े, हम ब्लू एरिया की तरफ आए, सेंटोरस की तरफ, तो यहाँ से हमने जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट और एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लोग हमारे साथ जुड़ते गए। तहरीक इंसाफ का परचम तो वैसे भी इस्लामाबाद में किसी स्टॉल पे नहीं मिल रहा था, हमारे पास ही परचम थे। जो वर्कर्स के पास परचम थे उन्होंने, पुलिस ने पहले परचम को ले लिया उनसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम, आपने देखा होगा कि हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते गए। आफरीदी साहब की गाड़ी के साथ लोग भाग रहे थे। वो सारी फुटेज इस वक्त एक्स पे भी मौजूद है और सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। जब हम तमाम तर चीजों को कंप्लीट करके डी चौक पहुंचे तो डी चौक पे कुछ पुलिस के एहलकार खड़े थे। पहले उन्होंने सीएम आफरीदी साहब के गाड़ी को हिट किया। उनके पास जो एक स्टिक टाइप होती है स्टील की, उसको क्या कहते हैं मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। पहले उन्होंने उससे सीएम आफरीदी साहब की गाड़ी को मारा। मैं उस गाड़ी के छत पे खड़ा था और मेरे साथ शाहिद साहब थे, आफरीदी साहब गाड़ी के अंदर थे। और ये जो दूसरी गाड़ी थी आफरीदी साहब के काफिले की, ये दूसरे नंबर पे थी। इसको 3 जगहों से इन्होंने हिट किया, 2 इसके शीशे तोड़े और जो तीसरा हिट था वो फ्रंट मिरर पे किया था, जो विंड स्क्रीन होती है, लेकिन वो वहां पे बचत हो गई। बाकायदा इसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है कि जिन एहलकारों ने ये काम किया। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। जहां पे तहरीक इंसाफ का परचम लोगों को नजर आता है, खासकर पंजाब में और फिर इस्लामाबाद में हजारों लोग उस परचम के करीब जमा हो जाते हैं। फिर जहां अफरीदी साहब होते हैं तो ये तादाद दुगनी हो जाती है। हमने कोशिश की तलाल चौधरी साहब का मौकिफ जाने और उनको शो पे भी हम इनवाइट किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। तो चले ठीक है, आप नहीं, राब्ता नहीं होगा इस वाक़े पे तो बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि जश्न आज़ादी के किसी इवेंट में मसरूफ है या क्या है, लेकिन आमतौर पे हमारे प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन अभी हमारा जो है उनसे राब्ता नहीं हुआ। नहीं शहजाद साहब, हम भी जश्न आज़ादी की इवेंट्स में मसरूफ हैं, हम भी अपने हल्कों में मौजूद हैं। हमने भी सुबह से 4-4, 5-5 इवेंट्स अभी दोबारा जाएंगे, लेकिन ये कोई बहाना नहीं। अलबत्ता एहसन इकबाल साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब पिछले 2 प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं, दोनों ने कैपिटल टॉक में ये बात की है कि हम तो चाहते हैं बातचीत हो। और उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी और पीटीआई की क़यादत से कहा है कि देखें, इस वक्त मुल्क जो है मुतामिल नहीं हो सकता कि किसी किस्म की
रुकावटें खड़ी हों, इकोनॉमी के हवाले से कोई परेशानी हो, तो कहते हैं कि आए मिल के बैठ के बात करें। बैरिस्टर अकील मलिक भी कह रहे हैं कि कल से जब आगाज होगा सेशन का कौमी असम्बली के, तो मामलात स्मूथ होते चले जाएंगे और मुमकिन है कि आप कॉल वापस ले लें। तो क्या कोई इंगेज किया गया है आपको या कोई इंगेजमेंट नहीं है अभी तक? देखिए, इस वक्त तो कोई एंगेजमेंट नहीं है, और कॉल वापस लेने की जहां तक शहजाद साहब बात है, तो वो एक ही सूरत है, वो है इमरान खान। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आपने 27 सितंबर की जगह 27 अगस्त को आना है, हम हर सूरत 27 अगस्त को निकलेंगे। अगर वो कहते हैं कि आपने 27 अक्टूबर को आना है, तो 27 अक्टूबर को आएंगे। अगर वो कहते हैं कि आपने नहीं आना, तो हम नहीं आएंगे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हम तो 9 महीने में तो हमने कोई कॉल नहीं दी। 26 नवंबर से तो तहरीक इंसाफ ने कोई तहरीक नहीं चलाई, फिर सख्तियां मजीद क्यों सख्त होती गई। फिर आप पिछला हफ्ता ही देख ले, हम सिर्फ एक्सेस मांग रहे हैं और हम ये यकीन दहानी भी करवा रहे हैं कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हम जानना चाहते हैं। आप किसी डॉक्टर को, किसी बहन को, किसी वर्कर को, किसी रहनुमा को, किसी वकील को जाने दें, वो जो बाहर आएगा तो कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन हुकूमत अपनी जिद, अना और हर दर्मी पे ठहरी हुई है। इस माहौल में कैसे बातचीत होगी? इस वक्त कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही। हम अपनी 27 की तैयारी कर रहे हैं, हम बनू जा रहे हैं। अगर कल अगर आपको कौमी असेंबली में जब पीर को सेशन होता है, आपसे नून लीग आके बात करती है, वजीर आजम बात करते हैं, क्योंकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल करेंगे और जल्द हो जाएगा, तो फिर आप इंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैंने एक ही सूरत बता दी है, एंगेजमेंट की एक ही सूरत है और एक ही इस कॉल को वापस लेने की सूरत है। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, वो जो अहकामात जारी करेंगे हम मनोन उसको तस्लीम करेंगे। और इस हवाले से एक और पेशरफ्त है जिसको बड़ी अहमियत दी जा रही है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो पिटिशन है उस पर, बल्कि मुख्तलिफ पिटिशन को यकजा कर लिया गया है और इलाज की सहूलत से मुतालिक और मुतालिक जो आपकी दरख्वास्त थी वो अब समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। तो क्या आपकी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि हम एहतजाज के जरिए ये प्रेशर डालेंगे कि अदालतें इमरान खान का केस टेकअप करें और फिर मेरिट पे फैसला करें, तो अब अदालत तो टेकअप करने जा रही है और अगर ये फैसला आता है कि ठीक है मुलाकात सहूलत दी जाती है उनको इलाज की, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, सीएम अफरीदी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया था कि मंगल के रोज तमाम पार्लियामेंटेरियंस और हमारे जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये प्ली इख्तियार करेंगे कि आप इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से और मुलाकात के हवाले से जो केसेस, जो पिटीशंस आपके पास है, वो आप सुने और फैसला करें और आप कोई हमें सहूलत फराहम करें। फिर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मंगल के दिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस वहां पे मौजूद थे, वकला मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनकी रजिस्ट्रार से मुलाकात भी हुई और उसने यकीन दहानी करवाई थी कि उज़्मा खान साहिबा की एक पिटीशन मौजूद है सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब की एक पिटीशन मौजूद है, वो हम मंडे से लगाएंगे और उसको सुनेंगे। अब मंडे जब आएगा, वो लगेगी, उसको सुना जाएगा, तो देखते हैं कि उसकी क्या आउटकम निकलती है। सही। और एहतजाज की अगर आपने कॉल दी है तो क्या वजह है कि अभी भी पार्टी बहुत ही डिवाइडेड नजर आ रही है? पहले तारीख पर जो है किसी को इशू था और अब एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्जामात, एक दूसरे के खिलाफ ये इल्जामात लग रहे हैं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, उनकी न्यूट्रलिटी पे शक किया जा रहा है। क्या मामला है और कैसे करेंगे ऐसे हालात में एहतजाज? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। बार बार हम ये अपनी तलकीन कर रहे हैं अपने ओहदेदारों से। अफरीदी साहब ने टॉप टियर की लीडरशिप से भी ये बात की थी, अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी ये पैगाम दिया था, अपने ओहदेदारों को भी कहा था कि 27 तक फोकस रखे तहरीक पर, मार्च पे। देखिए, इस किस्म के बयानात से बिल्कुल डिवीजन आती है, नुकसान होता है। ये इमरान खान साहब की तहरीक है, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है। अगर इस रिहाई की तहरीक में किसी इंडिविजुअल के बयान से नुकसान पहुंचता है तो बिल्कुल वो उसको कल उसका वो जिम्मेदार होगा। लेकिन इसमें देखें ना, अभी जब उस दिन जब मैंने चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी से मुलाकात की, फिर अगले दिन आप मेरे शो पर आए, मैंने आपसे पूछा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ऑन बोर्ड है, तो मुस्तफ़ा खोकर साहब ने अगले दिन प्रोग्राम में कहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कह रहे ऑल्दो उन्होंने अब डेट डिसाइड कर ली तो उनके साथ है, लेकिन हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। और आप लोग बाकायदा ये कह रहे थे कि सबसे मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया तारीख का। देखिए, मुझे तो मुस्तफ़ा साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मतलब एक बेहतरीन पॉलिटिशियंस हैं, बड़ा एहतराम है उनके लिए। उनका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा ज़ई साहब कंप्लीटली हमारे साथ एक पेज पे थे इस मशावरत में। अलामा साहब मशावरत में शामिल थे, हमने उनसे मशावरत करके ही ये तारीख तय हुई है। देखिए, इस तरह हो सकता है कि 3 लोग बैठते हैं तो एक कहता है कि 14 तारीख, कोई कहता है 17, तो कोई कहता है 26, लेकिन तमाम लोग 27 तारीख पे जो है वो मशावरत के बाद एग्री है। और इसमें चकजई साहब भी शामिल है और इसमें अलामा साहब भी शामिल है। अब मुस्तफ़ा साहब का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन दोनों अशखास जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये ऑन बोर्ड थे।
सही। अच्छा, एक और मामला, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू, एक शो में आपने ये डिस्कशन की कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जबर हो रहा है, जब वजीर आजम इमरान खान बनेंगे, हमारी हुकूमत आएगी, तो ये जबर जो है हम दुगना कर देंगे। अगर आज 6 महीने मुलाकात नहीं होती तो हम साल मुलाकात नहीं करने देंगे। आज अगर हमें इलाज की सहूलत मुयसर नहीं होती तो हम भी नहीं करने देंगे। अब मसला ये है कि आज जो हुकूमत है वो ये कहती है कि देखें, बेशक शायद आपको अपने हुकूक ना मिल रहे हो, आप पे जबर हो रहा हो, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी आप हम पे जबर करते थे। यानी कि वो एक साइकिल है शफी साहब, जिस पर सियासी जमातें तो चले अपनी बारियां लगाती रहती है, लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, ये तो इस वक्त अगर आप पे जबर हो रहा है तो आवाज उठाते हैं कि गलत हो रहा है। अगर आपको हुकूक नहीं मिल रहे, किसी कैदी को हुकूक नहीं मिल रहे, उनके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि नहीं, हम तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करें, जब हमारी बारी आएगी तो फिर देखना हम क्या करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खामोश हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये तो बारियों का सिस्टम है, आज आपकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। तो ये हल है कि आपके पास भी कि हमारी बारी आएगी, फिर देख लेना हम क्या करते हैं आपके साथ। देखिए, पहली बात यह है शहजाद साहब कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। जब हमारी हुकूमत थी तब भी हमने कोई इन पे केस नहीं बनाया था। ये दोनों जो अंदर थे, ये अपने पुराने केसेस के जो एक दूसरे पे इन्होंने किए थे, उसी के नतीजे में दोनों अंदर थे। हमने कोई नया केस इन पे नहीं किया था। आप चेक कर सकते हैं, जितनी दफा हमारी हुकूमत रही है, जितनी देर हमारी गवर्नमेंट रही है, हमने कोई नया केस नहीं किया। लेकिन जो इनका रवैया इमरान खान साहब के हवाले से है, जो इनका रवैया जो है, तब भी सहूलत तक उनको नहीं मिल रही, इवन वकला का एक्सेस नहीं है, फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, पिछले 9 महीनों से आइसोलेशन में है। क्या कभी पाकिस्तान में किसी सियासी क़यादत के साथ ये हुआ था? जो मीडिया पे आज कुछ गलत है। जैसे राना सनाउल्लाह के पास हेरोइन बरामद हुई, उनको मौत की सजा हो सकती थी, वो पुराना केस नहीं था, वो केस आपके दौर में बना। दूसरा जो केस आपके दौर में बना नहीं, लेकिन जिस तरीके से अरेस्ट हुए और फिर इमरान खान का ये कहना कि तुम्हारा एसी निकालेंगे फिर तुम्हें पता चलेगा, ये तो खुली धमकियां थी ना। और उस वक्त उस बात की मुज़म्मत होती थी। पहली बात देख लें, पहली बात सर्कल में हमने वापस घूमना है या हमने इस्लाह करनी है अपनी सियासत में? अब शहजाद साहब सुन लेना, पहली बात यह है कि एक राना सनाउल्लाह के अलावा तो कोई केस आपके पास भी नहीं है ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात ये कि यहाँ तो हमारा, अब सुन लें ना, अब आप सवाल का हक रखते हैं, मुझे जवाब का हक दें। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने तो हमारे विलेज कौंसल का कोई वर्कर नहीं छोड़ा। पंजाब में हमारा विलेज कौंसल का ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसके घर में पुलिस की रेड ना हुई हो। इतने लो लेवल पे तो कभी कोई नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से पहले ऐसा कोई वर्कर हमारा नहीं था जिसके ऊपर एफआईआर नहीं था। मेरे ऊपर कभी 107 का पर्चा नहीं हुआ, मेरे ऊपर अभी इस वक्त 23 एफआईआर हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि जो रियासती जबर, जो सियासी जबर हमने सहा है, क्या पाकिस्तान में किसी सियासी क़यादत के साथ, किसी सियासी पार्टी के साथ ऐसा हुआ है? पार्टी हमारी तोड़ी गई, निशान हमसे छीना गया, लोगों को उठाया गया। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी एहलिया जेल में है। सेकंड ईयर की लीडरशिप इमरान खान साहब से, फॉर द आर्गुमेंट से इस पे भी मैं आपको बहुत दलीलें दे सकता हूं कि माजी में पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता रहा है, जिया साहब के जमाने में क्या होता रहा है। बहुत से लोग कहेंगे कि यार उस वक्त तो लोगों ने मतलब ये हालात थे, लोग खुदकुशियां कर रहे थे, अपने को आपको आग लगा रहे थे, लेकिन उस बहस में नहीं जाते। मुझे बताएं कि अब इसका हल क्या है? क्या इसका हल ये है कि अगर आप इख्तियार में आएंगे तो आप इससे डबल जबर करेंगे, ये हल है इसका? पहली बात यह कि मैं आपके इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता। सबसे ज्यादा जबर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। हाँ, शायद आपके मुताबिक ना हुआ हो, लेकिन हमारे मुताबिक सबसे ज्यादा जबर इररिलेवेंट है कि जबर किसके खिलाफ ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये आर्गुमेंट है, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा ना। नहीं, बहस में नहीं पढ़ते शहजाद साहब। जब जिस पे आती है और जो सहता है उसको महसूस होता है जी। ये हमारा आर्गुमेंट है, आप बिल्कुल इससे इत्तेफाक ना करें। जहां तक इंतकामी कार्रवाइयों की बात है, हम किसी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते। तो आपने जो कहा था हम दुगना जबर करेंगे, वो क्या था? देखिए, अब जिस तरीके से उनकी सेहत के साथ सियासत हुई, जिस तरीके से उनको जेल में रखा हुआ है, जिन हालात में इमरान खान साहब जेल में हैं, तो फिर काफी चीजें देखिए, जुनैद अकबर खान साहब ने भी इसी किस्म का एक बयान असेंबली के फ्लोर पे दिया था। लेकिन हम किसी भी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते। चलिए, उम्मीद है ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे शफीउल्लाह जान साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान बने हुए 79 साल हो चुके हैं और आज भी ये बहस जारी है कि पाकिस्तान में बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम, बेहतर गवर्नेंस सिस्टम क्या होगा। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। 79 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को। जमहूरियत के नाम पर यह मुल्क बना था, लेकिन हमने देखा इस 79 साल में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, मुख्तलिफ गवर्नेंस सिस्टम हम अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन आज भी ये गुफ्तगू होती है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका है। क्या वजह है? आप समझते हैं कि मुख्तलिफ आइनी तरामीम के बावजूद
हम एक तसलसल के साथ किसी सिस्टम पर नहीं टिक सके? शहजाद, एक ही लफ्ज है इसके लिए, ब्यूरोक्रेसी। जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी इनकॉम्पिटेंट और करप्शन हो चुकी उसमें कि जब तक आप उसको नहीं संभालेंगे कुछ नहीं संभलेगा। आप देख लीजिए, आपके जितने प्लान्स बनते हैं, बनाने वाली ब्यूरोक्रेसी, इम्प्लीमेंट करने वाली ब्यूरोक्रेसी, गालियां पड़ जाती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को, गालियां पड़ती हैं दूसरों को, लेकिन अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होती, ना फौज की भी हो गई, पॉलिटिशियंस की भी हो गई, नहीं होती तो सुपीरियर हमारी ब्यूरोक्रेसी की नहीं होती। और सारे निज़ाम का अभी भी जो बहस चल रही है, छोटे सूबे बनाएं कि जी हम लोकल गवर्नमेंट लाएं, अनलेस यू रिफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी आपका हर निज़ाम फेल होगा। तो आप समझते हैं कि इस मुल्क में जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो वो वजह ये बनी है कि गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका था, और वो फेल होने के पीछे आप समझते हैं ब्यूरोक्रेसी इज द रीजन? बिल्कुल। देखिए, जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं ना, तो हर कोई समझता है डीप स्टेट फौज है या डीप स्टेट कोई और है। असल डीप स्टेट आपकी ब्यूरोक्रेसी है। ये वो हड्डियों का ढांचा है जिसपे खाल दूसरी चढ़ती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सोफे पे बैठते हैं ना, वुडन स्ट्रक्चर है असल चीज, बाकी तो कोशिश है, फोम लगा दें, कभी कोई कपड़ा लगा दिया, कभी कोई कपड़ा लगा दिया। हमारी रियासत का ये वुडन स्ट्रक्चर बिल्कुल दीमक ज़दा हो गया है। ब्यूरोक्रेसी है, रिफॉर्म्स नहीं होंगी, आप जो मर्जी एक्सपीरियंस कर लें वो एब्सोल्यूट फेलियर होगा। मालिक साहब, ये बताइएगा, आज जो सूरत हाल है जिसमें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ भी मसाइल हैं, आपको लगता है कि वाकई कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है हुकूमत को? क्योंकि हमें तो ये सुनने में मिलता है कि कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फ्रेजाइल है, और ऐसा लगता है कि जो वक्त है वो भी मुकम्मल करेंगे। तो ये जो एहतजाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये आपको लग रहा है कि कोई संगीन मसाइल पैदा कर सकता है? नहीं, गवर्नमेंट को पीटीआई से कोई खतरा नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस से खतरा है। इकोनॉमी को वो नहीं संभाल पा रहे, दूसरी चीजें नहीं कर पा रहे, इनको खतरा अपने से है। फ्रैंकली पीटीआई इस वक्त सीरियस थ्रेट नहीं है, ना वो सड़कें गर्म कर पा रही है, ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। इस वक्त गवर्नमेंट पे प्रेशर इकोनॉमी का है, अपनी शॉर्टकमिंग्स का, अपने लैप्सेस का है। इसलिए आप देखते हैं इस पे एक एरोगेंस ऑफ पावर भी है, जिसमें वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। और दूसरी बात है, इनकी तो लॉटरी निकली हुई है, इन्होंने आउटसोर्स कर दिया हुआ है पीटीआई का मामला। वो कहते हैं जी ये तो पीटीआई का मामला तो पिंडी और इमरान खान के दरमियान में है, लेट देम हैंडल इट, हमें क्या परवाह है, हम इसको क्यों परेशान हो। इनका सबसे बड़ा इशू इकोनॉमिक जो हालात है वो है, महंगाई है, एनर्जी का क्राइसिस है। तो अपने बोझ में नीचे आएंगे तो आएंगे। फ्रैंकली राइट नाउ आई डोंट सी पीटीआई एज अ थ्रेट। और मालिक साहब, अभी क्योंकि आपने कहा कि गवर्नेंस एक इशू है और जब तक ब्यूरोक्रेसी रहेगी कोई रिफॉर्म्स नहीं आ सकते, लेकिन अभी मुल्क में जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की बात हो रही है कि मुल्क में मजीद सूबे हो तो शायद डिलीवरी जो है वो बेहतर होगी। और इसमें एक लॉजिक ये बताई जाती है कि देखिए, लोकल बॉडीज़ तो ना पिछले 15 साल में आई हैं 18वीं तरमीम के बाद, ना अभी आती हुई नजर आ रही हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सियासी जमातें और अवाम एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी कि फेडरल से प्रोविंसेस तक मुंतकिल होना इख्तियारात और वसाइल का। तो क्यों ना मजीद सूबे बना दिए जाएं ताकि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ये मजीद सूबों में बटे और वो डायरेक्ट अवाम को जो है उनकी गवर्नेंस बेहतर करने में काम आए। देखें शहजाद, जो आप बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट किसने करना है, एग्जीक्यूट किसने करना है, वो स्टेट मशीनरी ने करना है। जब तक स्टेट मशीनरी की कैपेसिटी आप नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स केपीआईज के ऊपर या परफॉर्मेंस पे प्रमोट होते हैं, या लॉयल्टी पे परफॉर्म वो कर रहे हैं, या वो ताल्लुकात की बेसिस पे हैं। किसी की आपने अकाउंटेबिलिटी सुनी है? कभी तक आपने सुना है कि somebody got fired because वो इनकॉम्पिटेंट था? कभी सुना है कि somebody got fired कि जी वो करप्ट थे? कुछ नहीं होता है। एक क्राफ्ट है, मशीनरी रियासत की अफसरशाही है, आप ब्यूरोक्रेसी को जो मर्जी कह लीजिए, इम्प्लीमेंट उन्होंने करना है। हमारा हर जबरदस्त से जबरदस्त प्लान मारा जाता है एग्जीक्यूशन में। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन गलबा जिनका है वहां पे कॉम्पिटेंस और वो ताल्लुकदारी वो वहां पे मैटर नहीं कर रही। ये जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप मार्शल लॉ भी लगा लें, मार्शल लॉ नहीं चलेगा, बिकॉज उससे ज्यादा अथॉरिटी तो नहीं मिल सकती ना किसी बंदे को। जमहूरियत में तो कंसेंसस है, बातें लिहाज करना पड़ता है। आपके मुल्क में तो मार्शल लॉ फेल हो जाते हैं। इसलिए कि जो मशीनरी है उसको जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, मैं तो अब समझता हूँ ना इस मुल्क का मसला फौज है, ना इस मुल्क का मसला हमारे पॉलिटिशियंस हैं। यकीन मानिए हमारा जो कैपेसिटी क्राइसिस है वो मसला है,
और जो हमारी स्टेट। जी, वो मसला मैंने इसकी एक मिसाल अपने पिछले प्रोग्राम में दी भी थी, जो आप भी बात कर रहे हैं कि कोई मेरिट नहीं है ब्यूरोक्रेसी के सिलेक्शन में या उनकी प्रमोशन में ख़ास तौर पे। उसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि फ़ौज का इदारा भी अगर हम देखें तो एक पिरामिड बनता है कि बहुत सारे अफसर जो हैं वो ऑब्वियसली भर्ती होते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं कुछ लोग उसमें से रिटायर हो जाते हैं और कुछ लोग जो है प्रमोट होकर सीनियर रैंक्स पे चले जाते हैं, तो एक पिरामिड बन जाता है, ऊपर पहुंचते हैं बहुत कम लोग। लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो तो एक स्ट्रेट रेक्टेंगल में है ना, कि जितने लोग भर्ती होते हैं वो ऊपर जाते रहते हैं, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, काम पे जाए या ना जाए, लेकिन एक ना एक दिन उनके ग्रेड में उनको तरक्की मिलती है और ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये वाकई एक इशू है कि ब्यूरोक्रेसी में कोई मेरिट का सिस्टम यहाँ पर नहीं हो। जब तक मेरिट नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कैसे कोई इदारा जो है वो फाल होगा और परफॉर्म कर सके। एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इस वजह से। वेलकम बैक। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना, इलाकाई प्रॉक्सीज का खात्मा और ईरानी फौजी सलाहियतों को तबाह करना, ये वो मकासद थे जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जंग मुसल्लत करते वक्त बताए थे। मगर अब जब इस जंग को 5.5 माह गुजर चुके हैं तो इन मकासद की तकमील तो दूर की बात है, अमरीका को ऐसे नए मसाइल का सामना है जो इस जंग से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला है आबना हुर्मुज की बंदिश का, जिसे अब अमरीका न्यूक्लियर इशू से भी बड़ा मसला करार दे रहा है। अमरीकी नशरियाती दायरे फॉक्स न्यूज़ को कल इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि हमारा पहला मकसद अमरीकियों के तेल और गैस की कीमतों को कम रखना है, जबकि दूसरा मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना कर सके। जेडी वेंस ने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि खलीजी ममालिक आलमी मईशत को तेल और गैस की फराहमी जारी रखें। It's ensuring that the Gulf countries continue to send oil and gas to the world economy so that we have energy price stability. That's obviously important for the American people. I know that oil is down today and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country. And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon. I feel confident we're accomplishing both of those goals, but it's inherently an unpredictable thing because the Iranians themselves are unpredictable and they sometimes don't honor the commitments they've made to us. यानी आबना हुर्मुज में बहरी आमदो रफ्त के मुतासिर होने और तेल की बढ़ती कीमतों ने अमरीका को अपने जंगी मकासद शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया है, जबकि इस वक्त अमरीका और ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज पर कंट्रोल के मुतजाद दावों की लफ्जी जंग भी जारी है। 2 रोज पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि अमरीका का आबना हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल है और हम ये कंट्रोल बरकरार रखेंगे। मगर इस बयान के बाद ईरान के पैरामिलिट्री यूनिट बसीज के सबरा हुसैन ताइब ने वाजे किया कि आबना हुर्मुज ईरान के इंतजाम और कंट्रोल में है। मगर आबना हुर्मुज पर कंट्रोल की लफ्जी जंग के साथ अमरीका को 2 मजीद मसाइल का भी सामना है। पहला, असले की किल्लत और दूसरा, अमरीकी फौज हौसला जो मुसलसल तवील होती जंग की वजह से गिरता जा रहा है। रवां हफ्ते अमरीकी फौजी मामलात पर नजर रखने वाले 2 न्यूज़ वेबसाइट्स नेवी टाइम्स और स्टार एंड स्ट्राइप्स ने खबर दी कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर तैनात अमरीकी एहलकारों ने ज़हनी दबाव की वजह से खुदकुशी की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स 260 दिनों से जहाज पर तैनात हैं, लेकिन अमरीकी बहरिया समेत अमरीकी वजीर जंग ने अमरीकी एहलकारों में ज़हनी तनाव और खुदकुशी की कोशिश करने की रिपोर्ट्स की तरदीद की है। मगर इस तरदीद के बावजूद ज़हनी तनाव से मुतालिक रिपोर्ट्स की तस्दीक इस बात से भी होती है कि अमरीका ने USS अब्राहम लिंकन के मुतबादिल के तौर पर एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की खबर के मुताबिक USS जॉर्ज वाशिंगटन को बहरी जहाज अब्राहम लिंकन की जगह तैनात किया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पिछले माह तुर्की में नेटो इजलास में शिरकत के बाद अमरीका वापसी से पहले तैयारा तब्दील करना इस वक्त आलमी मीडिया की शहसुर्खियों में छाया हुआ है। साथ ही ईरानी मीडिया समेत ईरान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग और मीम्स का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते अमरीकी मीडिया की जानिब सामने आई कि ईरान की जानिब से मुमकिना हमले के खतरे के पेश नज़र पिछले माह तुर्की से वापसी पर अमरीकी सदर को अपना जहाज तब्दील करना पड़ा और एक केटरिंग ट्रक के जरिए उन्हें दूसरे तैयारे तक पहुंचाया गया। अमरीकी सदर खुद भी तैयारा तब्दील करने की तस्दीक कर चुके हैं, जबकि वाकया अब ईरानी मीडिया और ईरानी सोशल मीडिया पेजेस पर मीम्स की जीनत भी बन चुका है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी मिजान ने सोशल मीडिया पर AI से बनी हुई सदर ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें सदर ट्रंप को एक केटरिंग ट्रक में सहमा हुआ देखा जा सकता है।
जबकि आर्मेनिया में ईरानी एम्बेसी ने AI जनरेटेड एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें सदर ट्रंप को एक ऐसी केटरिंग ट्रक में बैठा देखा जा सकता है जिसमें फल और सब्जियां मौजूद हैं। साथ ही इस वाक़े को द केटरिंग स्केप भी करार दिया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि अमेरिका ने जो जंग ईरान पर बर्तरी हासिल करने के लिए शुरू की थी, वो जंग अब अमेरिका की जग हसाई का बायस बन गई है। जबकि सदर ट्रंप के दावों के बावजूद ये जंग अपने मुकर्ररा वक्त से कहीं ज्यादा तवील हो चुकी है और इसीलिए अमेरिकी फौजी जनरल मुतालबा कर रहे हैं कि इस जंग से जल्द अज जल्द बाहर निकला जाए। मगर जंग से बाहर कब और कैसे निकला जाएगा, शायद सदर ट्रंप के सिवा ये कोई भी नहीं जानता। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज।